हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट हम कुछ कॉन्सेप्ट ब्रश अप करेंगे जो कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि F2 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. Traditional costing is also known as absorption costing. As management accounting F2 जो हमने पढ़ी उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पीएम में यूज होने वाले हैं. वन ऑफ देम इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, और हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स भी कह सकते हैं. अब तो हम पहली चीज हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है. पहला पर्पस ये है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा किया है, ताकि हम एक अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस सेट कर सकें. ठीक है, टू गेट टू नो व्हाट अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस आई एम गोइंग टू चार्ज टू माय कस्टमर. क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं आपका खर्चा कितना हुआ है, आप अपनी प्रॉफिट परसेंटेज उस पर लगा के सेलिंग प्राइस सेट नहीं कर सकते. राइट. सेकेंड पर्पस इज गोइंग टू बी टू कंट्रोल द कॉस्ट. देखो, whenever you start a business or whenever you want to buy a new thing or whenever you want to incur a cost onto making a product or service, हम लोग एक बजट बनाते हैं कि इतना खर्चा हो सकता है इस प्रोडक्ट पे, एंड हम फिर देखते हैं कि हमने एक्चुअल में कितना खर्चा किया है, ताकि हम कंट्रोल कर सकें कि हमारा खर्चा जो हुआ है हमारे बजट के अंदर हुआ है या हमारे बजट से ज़्यादा हुआ है. ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस है किसी भी प्रोडक्ट डिविजन, इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आप अगर खर्चा कर रहे हो उसको निकालने का. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो कि हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है. अब देखो, हमारे पास ब्रॉडली दो टाइप की कॉस्ट होती है. एक होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स भी कहते हैं. अभी हम ये प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं. प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट जो हमारी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा हुआ है. क्या क्या आता है प्रोडक्शन कॉस्ट में? मटेरियल, लेबर. ठीक है, लेबर जो आपकी लगी प्रोडक्ट को बनाने में. फिर आते हैं हमारे एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में क्या हो गया? रेंट फॉर फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हमारी सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी. ठीक है, एंड मेनी मोर एक्सपेंसेस. अब हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि जो खर्चा हमने डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने में किया. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं मान लो आई एम प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स. ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल लगेगा वो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को, इस क्लोथ्स को बनाने में लगा ना. मान लो हम टी शर्ट्स बना रहे हैं, तो हम जो भी कपड़ा यूज करेंगे वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल यूज करेंगे, वो डायरेक्टली हमने उस टी शर्ट को बनाने में यूज किया. सेम जो भी एम्प्लॉई उस पर काम कर रहा होगा वो भी डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने पे यूटिलाइज हो रहा है. राइट. सो डायरेक्ट कॉस्ट इज विच इज डायरेक्टली डन फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. अब ऑब्वियसली एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा. राइट, देयर वुड बी सेवरल प्रोडक्ट्स दैट वुड बी मेड देयर. टी शर्ट्स भी बन रही होंगी, जीन्स भी बन रही होगी, शर्ट्स भी बन रही होंगी. राइट, शॉर्ट्स भी बन रही होंगी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े बन रहे होंगे. तो अब आप एक प्रोडक्ट के लिए मटेरियल और लेबर डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो, बिकॉज आपको पता होगा कि टी शर्ट्स बनाने के लिए हमने क्या मटेरियल यूज किया और एक टी शर्ट बनाने में भी कितना मटेरियल लगता है. तो ऑब्वियसली सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होता होगा. तो आपने देखा होगा ना कि एक टी शर्ट बनाने में लेट्स से हाफ kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है या फिर हाफ आवर ऑफ लेबर जा रहा है. राइट, वो हमें ऑलरेडी पता होगा. डायरेक्ट कॉस्ट इज समथिंग जो हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं. फिर आती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ऐसा खर्चा जो हमने सभी प्रोडक्ट को बनाने में एक साथ कर दिया. जैसे कि हमारे फैक्ट्री का रेंट. अब एक फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं. राइट, तो हमने रेंट पे किया फॉर ऑल दोज प्रोडक्ट्स बीइंग मेड. राइट, सेम इलेक्ट्रिसिटी. अब आप ये डायरेक्टली तो नहीं देख सकते ना कि किस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है. राइट, सेम अगर एक या दो सुपरवाइजर है फैक्ट्री में, वो हर प्रोडक्ट पे नजर रखेंगे. ऐसा तो नहीं है कि दे आर गोइंग टू सुपरवाइज ओनली द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट. हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को सुपरवाइज करेंगे. राइट, तो आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते कि ये सुपरवाइजर की सैलरी किस प्रोडक्ट पे जाएगी. तो जो खर्चा सब प्रोडक्ट्स के लिए एक साथ हो रहा है वो हम इनडायरेक्ट कॉस्ट में लेंगे. जो खर्चा सिर्फ पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हो रहा है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट लेंगे.
ठीक है। सिमिलरली इसी का एक एक्सटेंशन है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है विच चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल मतलब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक यूनिट को बनाने में लेट्स से 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है। ओके, अब सिमिलरली अगर मुझे 100 यूनिट्स बनानी है तो 100 kg लगेगा, राइट। सो बेसिकली वेरिएबल, और मान लो 1 kg की कॉस्ट है $5 पर kg। ठीक है, तो एक यूनिट को बनाने में मेरा खर्चा $5 होने वाला है, 100 यूनिट्स को बनाने में मेरा खर्चा $500 होने वाला है। सिंपल एज दैट। ठीक है, सो वेरिएबल कॉस्ट हमारी होती है जो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस के साथ चेंज होती है। नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस बढ़ेंगी तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, कम होंगी तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, एंड यूजुअली वेरिएबल कॉस्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि हम डायरेक्टली एक कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे फिक्स कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट जो हुई हमारी, फिक्स कॉस्ट हमारी हुई जो कि फिक्स रहती है एट ऑल एक्टिविटी लेवल्स, रिमेन्स फिक्स्ड एट ऑल एक्टिविटी लेवल्स। कि आप कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो वो फिक्स ही फिक्स रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। अब एक बात देखो कि सुपरवाइजर जो है, सेम सुपरवाइजर ने 100 यूनिट्स भी सुपरवाइज करनी, सेम सुपरवाइजर ने 200 यूनिट्स भी सुपरवाइज करनी, राइट। उसकी सैलरी तो सेम रहेगी, सैलरी इज फिक्स्ड फॉर पर मंथ, राइट। वही सुपरवाइजर 100 यूनिट्स भी सुपरवाइज करेगा, वही सुपरवाइजर 200 यूनिट्स भी सुपरवाइज करेगा। तो जितनी भी यूनिट्स बनाओ सुपरवाइजर की सैलरी तो फिक्स रहेगी। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल वुड बी रेंट ऑफ द फैक्ट्री। अब आप एक फैक्ट्री में कितनी यूनिट्स बना रहे हो, 100 बना रहे हो, 500 बना रहे हो, 1000 बना रहे हो, आपकी फैक्ट्री का रेंट तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, हमारी फैक्ट्री में जितने यूनिट्स भी बन रहे हो हमारी फैक्ट्री का रेंट तो सेम ही रहेगा, वो हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से तो चेंज नहीं होगा, एक ही रेंट देना है आपको हर महीने, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम नो मैटर हाउ मेनी यूनिट्स यू प्रोड्यूस। तो हमने अभी पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि हम इसको हमारी कॉस्टिंग टेक्निक्स, कॉस्टिंग मेथड्स में कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब प्रोडक्ट्स को कॉस्टिंग निकालने के, प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग निकालने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड उसका ऑल्टरनेटिव जो होता है वो होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो हम एक बार फटाफट से ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ब्रश अप कर लेते हैं ताकि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग याद कर सकें ना। जो हमारी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है उसमें क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो हम यहाँ पे टी शर्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब ये मेथड से हम एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, 1 टी शर्ट की कॉस्ट निकालनी है हमें अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो सेम ही रहेगी, दैट इज डायरेक्टली एलोकेटेड टू दैट टी शर्ट। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल एंड लेबर। कैसे, लेट्स से एक टी शर्ट बनाने में 0.5 kg ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है एंड 0.5 लेबर आवर्स यूज हो रहे हैं। 1 लेबर आवर cost let's say $10 per hour and 1 kg of raw material cost let's say $5 per kg। तो यहाँ पे मेरी मटेरियल की कॉस्ट एलोकेट हो गई एज 2.5 एंड लेबर की कॉस्ट एलोकेट हो गई एज 5, राइट। ये जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, यूजुअली ये डायरेक्टली एलोकेट हो गया। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रही हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि जो खर्चा इसको बनाने में लगा। All these costing methods are used. Activity-based costing method and absorption costing method is used to find out the production cost of a unit. ठीक है, कि उसको बनाने में हमारा कितना खर्चा लगा। तो जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो मैं डायरेक्टली एलोकेट कर सकती हूँ उस टी शर्ट को, क्योंकि मुझे पता है कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा लगा।
मेन प्रॉब्लम आती है जब हम अपने ओवरहेड्स एलोकेट करते हैं, दोनों में, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एज वेल एज एबीसी कॉस्टिंग में, दोनों में ओवरहेड्स को एलोकेट करने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम है। ओनली द डिफरेंस इज कि हम अपने ओवरहेड्स अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स में कैसे एलोकेट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नाउ। ऑलराइट, सो सबसे पहले ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजिंग सिंगल बेसिस फॉर एब्जॉर्बिंग ऑल दी ओवरहेड्स। मेन चीज़ हमारी क्या है कि हम ओवरहेड्स कैसे एलोकेट करते हैं, बिकॉज जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो हम डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं ना प्रोडक्ट को। मेन प्रॉब्लम आती है कि जो हमने खर्चा सभी प्रोडक्ट्स को बनाने में एक साथ किया है उसको कैसे एलोकेट करना है। उसके लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं ब्रॉडली, एक है ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारे पास यूजुअली सारे ओवरहेड्स को एलोकेट करने के लिए एक सिंगल बेस होता है। उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हम टोटल लेबर आवर्स यूज कर सकते हैं, या फिर हम टोटल मशीन आवर्स यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा बिजनेस लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि हम ज्यादा लेबर आवर्स यूज कर रहे हैं या ज्यादा मशीन आवर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से टोटल सारे ओवरहेड्स मिला के रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सुपरवाइजर सैलरी, हमारी मशीन की रिपेयर, सब मिला के माई ओवरहेड्स आर लेट्स से 100,000। ओके, एंड वहीं पे मेरे पास अब इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन कि हमारे जो ओवरहेड्स एलोकेट होते हैं दैट इज बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड इट इज डन ऑन लेबर आवर बेसिस। ठीक है, एंड माय टोटल लेबर आवर्स आर लेट्स से 10,000। सो अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेरे ओवरहेड्स एलोकेट कैसे होंगे। अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम एक OAR निकालते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय इट्स बेसिस। बेसिस है हमारे लेबर आवर्स, तो OAR आ गया मेरा $10 पर आवर। इसका मतलब माय ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स एंड इट इज एलोकेटेड कि $10 पर घंटे के हिसाब से। ओके, सो हमने क्या पढ़ा था कि हम टी शर्ट्स बना रहे थे और वहां पे हम 0.5 लेबर आवर यूज कर रहे थे, राइट, एक टी शर्ट के लिए, फॉर वन टी शर्ट 0.5 लेबर आवर्स, राइट। अब यहाँ पे जो मेरे ओवरहेड्स एलोकेट होंगे एक टी शर्ट के लिए, दोज आर गोइंग टू बी $5, बिकॉज अगर $10 एक घंटे के लिए है तो आधे घंटे के लिए $5 हो गए, राइट। तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड्स एलोकेट करने का ये फॉर्मूला है कि पहले हम टोटल ओवरहेड्स निकालते हैं, फिर हम टोटल बेसिस निकालते हैं, फिर हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं विच इज ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बेसिस। OAR हमें बताता है कि हमारा पर आवर, पर लेबर आवर या फिर पर मशीन आवर, जो भी हम बेसिस यूज कर रहे हैं, रेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर माई रेट इज $10 पर लेबर आवर एंड 1 यूनिट ऑफ टी शर्ट यूजेस 0.5 लेबर आवर्स, तो मेरा एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स हो गया $5 टू 1 यूनिट ऑफ टी शर्ट। ठीक है, सिमिलरली मान लो एक बिजनेस बना रहा है 1 शर्ट एंड 1 शर्ट को बनाने में वो 1 आवर यूज कर रहे हैं लेबर आवर, तो वहां पे ओवरहेड्स कितना एलोकेट होगा, एक यूनिट में $10। सिंपल एज दैट। ओके, अब हम आते हैं ABC पे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें कहता है दैट वी आर गोइंग टू चूज द बेसिस फॉर एवरी ओवरहेड सेपरेटली। यहाँ पे हमने सब ओवरहेड्स का एक ही बेस चूज किया है एलोकेट करने का, या तो मशीन आवर या लेबर आवर। ठीक है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम हर ओवरहेड का डिफरेंट बेसिस चूज करते हैं कि हम किस बेसिस पे उसको एलोकेट करेंगे। ठीक है, so let's read through it. They say a business will choose the basis that best reflects the way in which overheads are being incurred. Example, in an automated business, much of the overhead costs will be related to maintenance and repair of the machinery. It is likely that this will vary to some extent with machine hours worked. So in this instance, we would have used machine hours absorption rate. क्यों? क्योंकि यहाँ पे machine hours ज़्यादा यूज हुए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि हम सारे ओवरहेड्स को एक साथ एलोकेट, एक साथ पूल कर लेंगे, फिर उस ओवरहेड से हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे,
फिर वो एब्जॉर्प्शन रेट यूज होता है हमारा टू एलोकेट ओवरहेड्स टू वन यूनिट. ओके, अगेन सेम थिंग बोल रहे हैं लोग कि बिजनेस इज लेबर इंटेंसिव, देन we use the basis as number of direct labor hours worked, डिपेंडिंग अपॉन हमारा बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है या फिर लेबर इंटेंसिव है. ठीक है, नाउ दिस इज माय ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास जब ऑलरेडी एक कॉस्टिंग मेथड था, सो व्हाट इज द नीड फॉर द अदर वन, है ना. जब हमारे पास ऑलरेडी एक कॉस्टिंग मेथड है, व्हाट इज द नीड फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. अब they say that traditional absorption costing is developed in a time when most manufacturer produce only a narrow range of products, जहाँ पे यूजुअली ज़्यादा लेबर, जहाँ पे यूजुअली हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते थे, 2 या 3 प्रोडक्ट्स एक टाइम पे प्रोड्यूस होते थे. ठीक है, आजकल तो एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, राइट. इफ यू लुक एट यूनिलीवर, यूनिलीवर ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, राइट. इफ यू लुक एट ब्रिटानिया, ब्रिटानिया प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एट वन टाइम. सो हर कंपनी के पास आजकल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है. इफ यू लुक एट इवन अ स्पोर्ट्स ब्रांड, दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, shoes, sports t-shirts, lowers and many more things, right. तो इसलिए we had to develop a different costing method. ठीक है, next is product underwent similar operations and consumed similar proportion of overheads. कि जितने भी products बन रहे थे वो same operations के go through करते थे, कुछ ज़्यादा change नहीं था. that is why जो भी हम overhead allocate कर रहे थे वो similar basis पे हो जाते थे. but आजकल the production process of different products is different. हर product बनाने का, हर different product बनाने का हमारा production process अलग है, so overheads allocate भी different होंगे ना उनको. next, overhead costs were only a very small fraction of total production cost. जो हमारी overhead की cost थी वो बहुत ही small fraction होती थी हमारी total cost की. ठीक है, total cost क्या होती है हमारी? total production cost is direct cost and indirect cost. ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट. अब यूजुअली पहले क्या होता था कि जो हमारी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी वो हमारी लार्ज प्रोपोर्शन होती थी हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की. तो जब ओवरहेड्स जो थे हमारे वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में होते थे, तो वो जितना भी एलोकेट हो, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट दैट मच ऑन द कॉस्ट, कि वो कॉस्ट पे इतना इम्पैक्ट नहीं करते थे. सो डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट. ओवरहेड्स बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन था, तो अगर हम उसको जैसे भी एलोकेट करें वो हमारी कॉस्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता था. Next is now modern business. आजकल modern business हो गए have experienced a dramatic fall in the cost of processing information and use advanced manufacturing technology, and therefore overhead costs have become much larger proportion of total produced cost, and direct labor has become much less important. पहली चीज तो we have experienced a dramatic fall in the cost of processing information. कि information process करने की cost में हमें बहुत ही कम cost हो गई है आजकल. and आजकल the labor hours that we use are very low in proportion to other indirect costs, क्योंकि सारा काम आजकल मशीन के थ्रू जाता है, राइट. मोस्टली हमारा जो खर्चा होता है आजकल overheads are very large proportion of the total cost nowadays. Okay, so therefore it is now difficult to justify the use of direct labor hours as the basis of absorbing overheads. कि पहले जो था वो हमारा ज़्यादातर या तो लेबर आवर्स यूज होते थे या फिर हमारी मशीनरी यूज होती थी, राइट. बट आजकल द लेबर आवर्स हैव रिड्यूस्ड mostly in most manufacturing scenarios. तभी allocating overheads just on the basis of labor hours is not correct. Okay. Moving towards, they say many resources are now used in non-volume related support activities which have increased due to advanced manufacturing technology. Non-volume related support activities are activities that support production, but where the level of support activity depends upon something other than production. कि मतलब हमारी जो indirect overheads हैं, basically they are trying to say कि जो हमारे indirect overheads हैं which are not influenced by the level of activity have increased. For example, हमारी production setup cost की जब जितनी बार हम production setup करेंगे उतनी बार हमें production setup cost incur करनी है, right. तो वो हमारी number of units produced से influence नहीं है या labor hours से influence नहीं है, वो इससे influenced है कि कितनी बार मैं production setup कर रही हूँ. ठीक है, सो दे आर ट्राइंग टू से कि जो नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज हैं बिजनेस में वो बढ़ गई हैं rather than the direct cost. Such as setting up production runs, production scheduling, inspection. These support activities assist the efficient manufacturing of a wide range of products
and are not in general affected by the changes in the production volume. They are affected by the particular activity, the particular times these activities are performed, कि जितनी बार ये एक्टिविटी हुई है उससे इनकी कॉस्ट इन्फ्लुएंस होगी, मतलब जितनी बार हम प्रोडक्शन सेटअप करेंगे उतनी बार हमारा प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट इनकर होगा, राइट। सिमिलरली जितनी बार हम इंस्पेक्शन करेंगे उतनी बार हमारा इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर होगा, राइट। एंड दे टेंड टू वेरी इन द लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू द रेंज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड रादर देन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, सिंपल एज दैट। अब the traditional absorption costing system, which assumes that all the products consume all support resources in proportion to production volume, tends to allocate. अब ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने क्या देखा था, हम एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे और उसके बेसिस पे हम अपने ओवरहेड्स को प्रोडक्शन प्रोड्यूस में एलोकेट कर देते थे, एक यूनिट में एलोकेट कर देते थे, राइट। अब हम इसको करते थे यूजुअली लेबर आवर या मशीन आवर्स में, राइट। हम ये सोचते थे कि फॉर एवरी आवर द ओवरहेड्स एलोकेटेड आर गोइंग टू बी सेम हर प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो कुछ भी बन रहा हो, राइट। तो जहाँ पे ओवरहेड्स की वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, दे आर सेइंग दैट टू ग्रेट अ प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड्स टू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स which cause relatively little diversity and hence uses fewer support services, and too small a proportion of overheads to low volume products, कि जिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट की हमारी वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब जिसकी यूनिट ज़्यादा बन रही है वहाँ पे हम ज़्यादा ओवरहेड एलोकेट कर देते थे, एंड जिस प्रोडक्ट में हम कम वॉल्यूम बना रहे हैं वहाँ पे हम कम ओवरहेड एलोकेट कर देते थे। बट इट शुड बी ऑपोजिट, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की हम ज़्यादा वॉल्यूम बना रहे हैं वहाँ पे हम एक प्रोडक्शन रन में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमारे ओवरहेड्स जो इनकर होंगे वो यूजुअली कम होंगे। और जब भी थिंक इट फ्रॉम लॉजिक कि अगर आप किसी भी चीज़ को कम क्वांटिटी में बना रहे हो, अगर मान लो मुझे सिर्फ 5 टी शर्ट्स बनानी है और 10 टी शर्ट्स बनानी है, ठीक है, अब इसके लिए भी मुझे एक पूरा प्रोडक्शन सेटअप प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट तो सेम ही आएगी, चाहे आप 10 टी शर्ट बनाओ चाहे आप 1000 टी शर्ट बनाओ, राइट। मान लो एक प्रोडक्शन टाइम में हम 1000 टी शर्ट बना सकते हैं। अब एक प्रोडक्ट के लिए एक डिज़ाइन के लिए आप 100 टी शर्ट बना रहे हो, एक के लिए आप 10 टी शर्ट बना रहे हो, कॉस्ट तो दोनों में सेम आई ना। तो ओवरहेड्स एलोकेट जो होंगे पर यूनिट वो 10 टी शर्ट वाले में ज़्यादा होंगे, राइट, क्योंकि वहाँ पे हमारी कॉस्ट सेम इनकर हुई बट जो हमारी यूनिट्स बनी वो कम है, तो एक यूनिट को जो एलोकेट होगी वो हायर प्रोपोर्शन होगी, राइट। तो बट ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ये अज्यूम करते हैं कि हम हर लेबर आवर पे सेम ओवरहेड एलोकेट कर रहे हैं, तो चाहे आपने एक डिज़ाइन की 100 टी शर्ट बनाई या 10 टी शर्ट बनाई, ओवरहेड्स हमारे सिर्फ लेबर आवर के बेसिस पे एलोकेट होंगे, ठीक है। सो इससे कभी कभी जो प्रोडक्ट्स हमने ज़्यादा बनाए हैं उसमें ज़्यादा ओवरहेड्स एलोकेट हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स हमने कम बनाए हैं वहाँ पे कम ओवरहेड्स एलोकेट हो जाते हैं, वेयर एज द ऑपोजिट इज ट्रू, ठीक है ना। Coming on to definition of activity based costing. Activity based costing क्या होती है? Activity based costing is a method of costing which involves identifying the cost of the main support activities and the factors that drive the cost of each activity. Activity based costing में main चीज क्या होती है, पहले हम cost activity ढूंढेंगे कि कौन सी एक्टिविटी है जिससे मेरी कॉस्ट इनकर हो रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर हो रही है। फिर हम ये देखेंगे कि इस एक्टिविटी का ड्राइविंग फैक्टर क्या है, कि ऐसी क्या चीज़ है जो इस एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट है, ये मेरी एक कॉस्ट एक्टिविटी है, ठीक है, कॉस्ट पूल है, कॉस्ट एक्टिविटी है या फिर एक कॉस्ट पूल है। अब इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, कि जितनी बार हम प्रोडक्शन सेटअप करेंगे उतनी बार ये कॉस्ट इनकर होगी, ठीक है। सेम है कि आपको ये देखना है कि पहले आपकी कॉस्ट क्या है, कि हमारी कौन सी एक्टिविटी है जिससे हमारा ओवरहेड इनकर हो रहा है, एंड देन हमें ये देखना है कि उस कॉस्ट को इन्फ्लुएंस क्या चीज़ करे, कि उस कॉस्ट को ड्राइविंग फैक्टर क्या है, कि वो किस चीज़ से बढ़ रही है, ठीक है। एंड देन हम इस ड्राइविंग फैक्टर के बेसिस पे अपनी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, ठीक है। वी विल एलोकेट द कॉस्ट बेस्ड अपॉन दिस ड्राइविंग फैक्टर, ऑलराइट। तो यहाँ पर
Now, the major ideas behind activity-based costing are as follows. Activities cause cost. Activities including ordering, material handling, machining, assembling, any activity will lead to cost, right? So manufacturing products creates demand for support activities, and cost assigned to a product on the basis of product's consumption are these activities. So हमें activity based costing में सबसे पहले क्या करना है, अपने हर डिफरेंट ओवरहेड का एक कॉस्ट ड्राइवर ढूंढना है. कॉस्ट ड्राइवर इज द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी, जिससे मेरी कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है, बढ़ती है या कम होती है. फॉर एग्जांपल, इसको हम ओवरहेड्स को कॉस्ट पूल भी कह सकते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉस्ट हमारी इकट्ठी होती है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट को इन्फ्लुएंस क्या करता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स. मशीन ऑयल एंड मशीन रिपेयर्स को इन्फ्लुएंस क्या करता है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स. सुपरवाइजर सैलरी को क्या इन्फ्लुएंस करता है, नंबर ऑफ लेबर आवर्स. ऑर्डरिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कस्टमर कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स. मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन. सो हमको ये देखना है कि हर पर्टिकुलर कॉस्ट का, हर पर्टिकुलर ओवरहेड का कॉस्ट ड्राइवर क्या है इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. सबसे पहला काम हमारा ये है कि हर डिफरेंट ओवरहेड को, हम ओवरहेड्स को पूल नहीं करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक साथ, हम डिफरेंट ओवरहेड्स के लिए कॉस्ट ड्राइवर ढूंढते हैं. ठीक है. आफ्टर वी हैव फाउंड द कॉस्ट ड्राइवर, हम इस कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे अपनी कॉस्ट को, अपने ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स पे एलोकेट कर देते हैं. ठीक है. So we are going to look at the steps in ABC. सबसे पहले now we are going to look at the steps in ABC. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मेजर एक्टिविटीज और मेजर ओवरहेड्स रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है. उन सबको एक साथ पूल कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरी सारी प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं एक साथ पूल कर दूंगी, सारी प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट को एक साथ पूल कर दूंगी, सारी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को एक साथ पूल कर दूंगी, सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट को एक साथ पूल कर दूंगी. ठीक है. हर पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट एक डिफरेंट हेडिंग में हम पूल कर देंगे. फिर उसके बाद हम उसके कॉस्ट ड्राइवर्स ढूंढेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले ग्रुप ओवरहेड्स इनटू एक्टिविटीज, कि हमारे जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको हम एक साथ पूल कर देंगे. जैसे अभी बोला कि प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट की सारी कॉस्ट को हम एक साथ पूल कर देंगे, इनको हम बोलते हैं कॉस्ट पूल्स. फिर इस कॉस्ट पूल्स के लिए हम कॉस्ट ड्राइवर ढूंढेंगे. फिर हम कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे, and then we are going to absorb activity cost into production based upon the usage of cost drivers. करके देखते हैं. Let's take example of traditional absorption costing versus ABC. illustration करके देखते हैं. ठीक है. इस illustration में हमको suppose that Couplan manufactures 4 products W, X, Y and Z. Now output and cost data for the period just ended as follows. ये हमें data given है. ठीक है. Requirement क्या है? Prepare unit cost of each product using absorption costing and activity based costing. सबसे पहले we are going to do it using absorption costing. ठीक है. Alright. यहाँ पे number of units produced given है, number of production runs in the period given है, material cost per unit given है, direct labor hours per unit given है, machine hours per unit given है. All right. And direct labor cost per hour given है, overheads given है. ठीक है. So direct cost जो है हमारी directly allocate करेंगे. ठीक है. So we have 4 products W, X, Y and Z. सबसे पहले let's look at material cost. Material cost हमें already given है, तो मटीरियल कॉस्ट को हम डायरेक्टली लिख देंगे एज $20, $80, $20 and $80 फ्रॉम हियर. ठीक है. उसके बाद लेबर कॉस्ट पर आवर गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स गिवन है, राइट. So for W it's going to be 1 into 5, 5. For X it's going to be 3 into 5, 15. For Y it's going to be again 5. For Z it's going to be again 15. ठीक है. ये हमने लेबर कॉस्ट एलोकेट कर दी. अब लेट्स लुक एट दी ओवरहेड्स. ठीक है. ओवरहेड्स गिवन है हमें. फॉर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम क्या करेंगे, सारे ओवरहेड्स को एक साथ पूल कर लेंगे, राइट. 30,800 है ना. अब
they say that assume that in traditional absorption costing method overheads are absorbed at direct labor hour rate. ठीक है, तो मेरे पास टोटल ओवरहेड्स गिवन है, मुझे क्या निकालना है, टोटल बेसिस, टोटल लेबर आवर्स 30,800 टोटल लेबर आवर। सो टोटल लेबर आवर्स क्या होंगे हमारे, 1 यूनिट के लिए 10 है, टोटल यूनिट्स प्लस बन रही है, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100 300, so it's going to be 440 hours। और अगर हम 440 आवर्स को यूज़ करके अपने ओवरहेड्स एलोकेट करें तो हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो आएगा, सो स्टेप 1 ये हो गया हमारा, स्टेप 2 है OAR, वो क्या होगा, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स, सो 30,800 डिवाइडेड बाय 440 क्या हुआ, $70 पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब हर लेबर आवर पे $70 एलोकेट हो रहे हैं, राइट। तो W uses 1 labor hours, तो 70, X uses 3, so it's going to be 210, then 70 and then 210, 1 and 3। ठीक है, ये हो गए मेरे ओवरहेड्स एलोकेट। अब मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स विल गिव मी टोटल कॉस्ट। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 95, यहाँ पे कितना हो गया, 80 प्लस 95, 95 प्लस 210 is going to be 305, again 95 and 305। so ये तो हो गया using conventional absorption costing। now let's look at from the activity based costing point of view। okay, so again the indirect cost is going to be the difference, the overheads is going to be the difference, the direct cost, material cost and labor cost is going to remain same for both absorption costing and activity based costing। okay, so now in activity based costing my material and labor cost is going to remain same। हमें क्या देखना है कि ओवरहेड्स हम कैसे एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरहेड्स एलोकेट करने के लिए अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारा सबसे पहले काम होता था कि हम ये देखें कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उन सब एक्टिविटीज़ की कॉस्ट हम सेपरेटली पूल कर लें। जैसे कि हमारी सेटअप कॉस्ट है तो सेटअप कॉस्ट को एक साथ पूल कर लें, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है तो उसको एक साथ पूल कर लें। ये हमें ऑलरेडी करके गिवन है, राइट। तो ये मेरे हो गए कॉस्ट पूल्स। अब इन सब कॉस्ट पूल्स के लिए आपका सेकेंड स्टेप होता है कि आपको कॉस्ट ड्राइवर्स फाइंड आउट करने हैं। कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, मेरा जो ड्राइवर है वो होगा मशीन आवर्स। फॉर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट द कॉस्ट ड्राइवर इज गोइंग टू बी मशीन आवर्स। मशीन आवर्स जो हैं वो मेरी शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को ड्राइव करते हैं। ठीक है, सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, स्केड्यूलिंग कॉस्ट के लिए अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, कि जितनी बार आप स्केड्यूल करोगे प्रोडक्शन रन को उतनी बार ही कॉस्ट, जितनी बार आपको प्रोडक्शन रन करना है उतनी बार आपकी स्केड्यूलिंग कॉस्ट होगी, राइट। एंड सेम मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अब जितनी बार हम प्रोडक्शन रन कर रहे हैं उतनी बार हमको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। मतलब जितनी बार हम प्रोडक्शन रन कर रहे हैं उतनी बार हमें मटेरियल आने ले जाने का खर्चा करना पड़ेगा, राइट, फ्रॉम वेयर हाउस। ठीक है, तो नाउ माय जॉब इज थर्ड स्टेप, पहला स्टेप कॉस्ट पूल निकालने का, सेकेंड स्टेप कॉस्ट ड्राइवर्स निकालने का, थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी टू फाइंड कॉस्ट पर ड्राइवर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है 3080, टोटल ड्राइवर्स। ठीक है, उससे पहले कॉस्ट पर ड्राइवर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स। तो टोटल मशीन आवर्स कितने होंगे हमारे पास, अगेन 1 into 10 units being produced 10, 3 into 10 units being produced 30, 1 into 100,
100 and 3 200 300, so 440 total machine hours हैं. Number of production runs हमें already given है 14 and 14, right? तो कॉस्ट पर ड्राइवर निकालना है. कॉस्ट गिवन है, नंबर ऑफ टोटल ड्राइवर्स गिवन है. अब हमें ये निकालना है कि हमारी एक ड्राइवर की ओवरहेड कॉस्ट कितनी है. ठीक है, सो फॉर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट हमारी 3080 टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 440, तो दिस इज गोइंग टू बी $7 पर मशीन आवर. ठीक है, देन सेटअप कॉस्ट इज टोटल 10920 डिवाइडेड बाय टोटल सेटअप. टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स 14, तो ये हो गई $780 per setup, production setup. Okay, next is 9100 divided by 14, $650 per setup. Then हमारी material handling cost है total 7700 divided by total production runs, ये हो गई $550 per setup, per production run और per setup. ठीक है, तो हम इसको production run लिख लेते हैं. Per production run, same for this and same for this. So this is 780, this is 650 and this is 550. ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया. फोर्थ स्टेप है अब हमें ये कॉस्ट को एलोकेट करनी है अपनी यूनिट्स में. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, ठीक है, फॉर ऑल दीज कॉस्ट हम क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे एज अ टोटल कॉस्ट. ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, फॉर अब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट लेते हैं. सबसे पहले लेंगे शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट. मशीन आवर के बेसिस पे एलोकेटेड है. W में एक मशीन आवर यूज हो रहा है तो $7. ठीक है, X में 3 हो रहे हैं तो 21, देन Y में एक हो रहा है तो 7, देन 21 फॉर 3 मशीन आवर्स यूज बाय Z. फिर उसके बाद हम करेंगे सेटअप कॉस्ट. सेटअप कॉस्ट जो है हमारी वो हुई पर प्रोडक्शन रन के हिसाब से है 780 पर प्रोडक्शन रन. ठीक है, तो हम W के लिए 2 प्रोडक्शन रन कर रहे हैं, यानी कि W में जो टोटल हमारी कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 780 इंटू 2, 1560. यहाँ पे भी 1560 बिकॉज सेम फ्रैक्शन रन है. ठीक है, देन फॉर Y एंड Z इज गोइंग टू बी 170 इंटू 5, 3900. दिस इज फॉर सेटअप कॉस्ट. ये कौन सी कॉस्ट है, हमारी सेटअप कॉस्ट है. टोटल यूनिट्स में एलोकेट किया है, अब हम पर यूनिट निकालेंगे. सो 1560 डिवाइडेड बाय 10, 156, 1560 डिवाइडेड बाय 10 अगेन 156, 3900 डिवाइडेड बाय 100 39, 3900 डिवाइडेड बाय 100 39. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी है एक्सपर्टाइटिंग एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट. एक्सपर्टाइटिंग कॉस्ट इज 650 पर प्रोडक्शन रन. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सेटअप कॉस्ट हटा के एक्सपर्टाइटिंग कॉस्ट लेते हैं. 650 इंटू 2 फॉर W बिकॉज नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हमारा बेसिस है. एक प्रोडक्शन रन की कॉस्ट 650 है तो 2 प्रोडक्शन रन की कॉस्ट 1300 होगी. अगेन 1300, फिर 650 इंटू 5 फॉर Y एंड Z. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो सेम आएगी एज ऑफ जो हमारी है 9100. ठीक है, ये हो गई हमारी स्केड्यूलिंग कॉस्ट, एक्सपर्टाइटिंग एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट. ठीक है, अब ये हो गई टोटल यूनिट्स के लिए. पर यूनिट निकालेंगे तो 130, 1300 डिवाइडेड बाय 10, 130 फॉर Y as for X as well, 3250, so 32.5 and 32.5. ठीक है, अब सबसे लास्ट में हमारे पास बची है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो कि अगेन इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन रन.
नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। तो अब हम यहाँ पर ये वाली कॉस्ट एलोकेट करेंगे, दिस इज 550 पर प्रोडक्शन रन। तो एक प्रोडक्शन रन पर W अगेन 2 है, तो जो टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट W को एलोकेट होगी वो कितनी होगी 1100, X को भी 1100, ठीक है, एंड Y एंड Z को होगी 2750 एंड 2750। ये तो हो गई टोटल एलोकेशन। अब अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि हम यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, अगेन 1100 डिवाइडेड बाय 10 110 110, 2750 divided by 100 27.5, again 2750 divided by 100 27.5। ये कौन सी कॉस्ट है हमारी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारी टोटल ओवरहेड्स की एलोकेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे टोटल ओवरहेड्स हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से कितने आएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ टोटल ऑफ दीज ओवरहेड्स। तो जो मेरे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से ओवरहेड्स एलोकेट हुए वो हुए, फॉर W इट्स गोइंग टू बी 7 प्लस 156 प्लस 130 प्लस 110 303। ये सिर्फ अभी हम ओवरहेड्स टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरहेड्स हुए 303 फॉर W, X के लिए होगा 21 प्लस 156 प्लस 130 प्लस 110 417। Then for Y it's going to be 7 plus 39 plus 32.5 plus 27.5 106, and then for Z it's going to be 21 plus 39 plus 32.5 plus 27.5 120। ये हो गए हमारे ओवरहेड्स। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मटेरियल कॉस्ट इज 20 80 20 and 80 for WXYZ, लेबर कॉस्ट इज 515 and 515 अगेन। तो ये हो गए ओवरहेड्स। नाउ लेट्स सी मटेरियल कॉस्ट 20 80 20 and 80, लेबर कॉस्ट 5 15 5 and 15। अब यहाँ पर जो मेरी टोटल कॉस्ट हो गई फॉर अंडर ABC इट्स गोइंग टू बी 303 प्लस 20 प्लस 5 328 फॉर W, फॉर X इट्स गोइंग टू बी 417 प्लस 80 प्लस 15 512, फॉर Y इट्स गोइंग टू बी 106 प्लस 20 प्लस 5 131, and for Z it's going to be 120 plus 80 plus 15 215। That is how we are going to allocate the overheads per unit for all these units. So you can see कि यहाँ पर अंडर ABC कॉस्टिंग हमारे ओवरहेड ज़्यादा एलोकेट हो रहे हैं, राइट, रादर देन इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि ABC कॉस्टिंग में हमने प्रॉपर बेसिस पे सारे ओवरहेड्स को एलोकेट किया है। सारे ओवरहेड्स आर एलोकेटेड बेस्ड अपॉन द फैक्टर्स दैट ड्राइव देम, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने सिर्फ लेबर आवर्स के बेसिस पे उसको एब्जॉर्ब किया, राइट। चलो लेट्स लुक एट द आंसर नाउ। See, absorption costing is correct, 95 305 95 and 305, right, सेम जैसे हमने किया, right। under activity based costing again, it is going to be simple mistake here, 428 512 131 and 215। so all of these are correct, right। हमने क्या किया है, हमारी मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों में सेम रहेगी, द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन दी ओवरहेड्स। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स एलोकेट करेंगे बेस्ड अपॉन लेबर आवर्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स एलोकेट करेंगे बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर ड्राइवर्स। हर ओवरहेड का एक डिफरेंट ड्राइवर है जिसके बेसिस पे हम एलोकेट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इन्होंने हमें एक समरी भी दे रखी है कि एज पर कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारी कॉस्ट क्या आई, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हमारी कॉस्ट क्या आई, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉस्टिंग फॉर यूनिट्स एज पर बोथ, ठीक है।
एंड डिफरेंस इन टोटल, कि टोटल में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि जैसे कि टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द यूनिट्स, उसमें डिफरेंस क्या है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट W एंड जो X है वहाँ पर मोस्टली हमारी ज़्यादा कॉस्ट एलोकेटेड है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ओवरहेड्स एलोकेटेड हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ वो बहुत कम क्वांटिटी में बनाए जा रहे हैं। द यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर W एंड X आर 10, ओनली 10। चाहे आप 10 बनाओ चाहे आप 100 बनाओ, प्रोडक्शन सेटअप की कॉस्ट, प्रोडक्शन रन की कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट सेम ही आएगी। दैट इज वाई द कॉस्ट एलोकेटेड टू W एंड Z फॉर ऑल दी ओवरहेड्स जिसका प्रोडक्शन रन हमारा ड्राइवर है वो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। एंड कमिंग ऑन टू Y एज वेल, अब Y में हम बना तो रहे हैं 100 यूनिट्स, ठीक है, बट द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स जो हमने Y को एलोकेट किए हैं वो हमारे ज़्यादा है। दैट इज वाई ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट होगी यहाँ पर, ठीक है। एंड फॉर Z इट्स रिड्यूसिंग बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर हायर, ठीक है। सो जितनी भी हमारे ओवरहेड्स हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में एलोकेट हो जाएंगे, प्लस the machine hours and your production hours are also high here, but टोटल में हमारी कॉस्ट कम एलोकेट हो गई है बिकॉज हम वॉल्यूम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम में एलोकेट हो रहे हैं, ठीक है। सो एज इट इज़ बीइंग सेड, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है दैट इट अंडर एलोकेट्स ओवरहेड्स कॉस्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स एंड ओवर allocate overheads to higher volume products, simple as that। higher volume products में हमने ज़्यादा overheads allocate किए थे तभी हमने डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है, राइट, कम हो रही है कॉस्ट, यू कैन सी। और जो हमारी लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने ज़्यादा कॉस्ट कम कॉस्ट एलोकेट की थी तभी जाके हमारी वो कॉस्ट बढ़ गई, राइट। नेक्स्ट इट्स अंडर एलोकेट्स ओवरहेड्स कॉस्ट टू स्मॉलर प्रोडक्ट्स such as W and Y to just 1 hour of work needed per unit and over allocates overheads to larger products, कि अब जो हमारे OAR थे दैट वाज एलोकेटेड बेस्ड अपॉन लेबर आवर्स, तो जहाँ पे लेबर आवर्स ज़्यादा हो रहे होंगे वहाँ पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा एलोकेट हो रही होगी, राइट। दैट इज़ वाई W एंड Y में हमारे जो है OAR कम एलोकेट हो रहे थे बिकॉज दे यूज ओनली 1 लेबर आवर, वेयर एज X एंड Z यूजेस 3 लेबर आवर्स, तो यहाँ पे ज़्यादा ओवरहेड्स एलोकेट हो रहे थे। So that is the difference between traditional absorption costing and activity based costing, ठीक है। Let's do one more question, let's do activity 1, we'll get to a more better idea of it। Alright, so we have been given with, अब यहाँ पर पहली चीज़ फॉर्मूला टू लर्न में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक फॉर्मूला गिवन है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो कि हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, दैट इज budgeted production overheads, total production overheads divided by total level of activity और total basis for absorbing। वो हमारे लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स एक्टिविटी 1, अब यहाँ पे इट इज बीन सेड that Tado company manufactures 3 products A, B and C। Data for the period just ended is as follows। Okay, the whole data is given to us। अब total production overheads for Tado company amounts to $190,000। पहली रिक्वायरमेंट मेरी है कैलकुलेट द प्रॉफिट पर यूनिट ऑब्टेन्ड ऑन ईच यूनिट इफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, यानी कि हमारी ट्रेडिशनल एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। सेलिंग प्राइस गिवन है, मुझे कॉस्ट निकालनी है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली एलोकेट हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली एलोकेट हो जाएगी, ओवरहेड्स को हम OAR के बेसिस पे एलोकेट करेंगे। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लिख देते हैं फॉर ऑल ऑफ देम A, B एंड C। सेलिंग प्राइस हमारा है 20, 20 एंड 20, ठीक है। अब हम आते हैं कॉस्टिंग पे। सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर हम लिख देते हैं लेस कॉस्ट। सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है? हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल में इट इज गिवन इन डॉलर्स 5, 10 एंड 10। सो 5, 10 एंड 10 माइनस, फिर लेबर आवर्स पर यूनिट। लेबर आवर्स गिवन है यहाँ पे
और एक लेबर आवर की वेजेस जो जाती हैं वो 5 पर आवर जाती हैं, ठीक है। सो लेबर इज गोइंग टू बी 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 5 5 एंड देन 5, द ब्रैकेट शोज द नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हमें एलोकेट करने हैं ओवरहेड्स। अंडर ट्रेडिशनल बेसिस ओवरहेड्स एलोकेट होते हैं OAR के बेसिस पे। OAR क्या हुआ, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बेसिस। बेसिस क्या है हमारा यहाँ पे, लेबर आवर। टोटल लेबर आवर्स निकालेंगे। 2 per unit are taken, 20,000 units are being produced. How many labor hours? 40,000. 1 labor hour per unit, 25,000 units are being produced, 25,000. 1 labor hour per unit, 2,000 units are being produced, 2,000. So total labor hours are 40,000 plus 25,000 plus 2,000. So it's going to be 67,000. So now my OAR is going to be 190,000 divided by 6,700. 67,000, sorry. That is going to be $2.8 per labor hour. ठीक है, so it's going to be $2.8 per labor hour. तो यहाँ पर अब for A, 2 labor hours are being used per unit, so 2.8 into 2, 4.8. 2.8 into 2 is going to be 5.6. Again, 2.8 into 1 is going to be 2.8 and 2.8. This is how my overheads will be allocated based upon absorption costing. Profit is selling price minus 5 minus 10 minus 5.6. So in the first one, I'm getting a loss of $0.5. Okay, all of this is in dollars. This is overheads, profit or loss. In the second one, it's going to be 20 minus 10 minus 5 minus 2.8. So 2.2 as profit, again 2.2 as profit. This is my A part. Okay, now let's move to second part. So I hope this is clear. Let's revise it once again. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। फिर हम लेबर आवर्स को, लेबर कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, जिसमें हमारे पास लेबर आवर्स गिवन है, वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद द रेट पर आवर। फिर ओवरहेड्स को एलोकेट करेंगे। अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हमारे स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले हम टोटल ओवरहेड्स निकालेंगे जो कि हमें गिवन है। फिर हम टोटल बेसिस निकालेंगे जिसके बेसिस पर हम ओवरहेड्स को एलोकेट करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे लेबर आवर्स। सो टोटल लेबर आवर्स कितने हुए, 40,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000, तो कितने हुए, 67,000। उसके बाद हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, विच इज टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बेसिस, विच इज 2.8 पर लेबर आवर। इसके बेसिस पे फिर हम ओवरहेड्स एलोकेट कर देंगे पर यूनिट में। जब एक लेबर आवर का रेट 2.8 है तो ए यूजेस 2 लेबर आवर्स, सो टोटल ओवरहेड्स एलोकेट हो गए 5.6। सिमिलर बी एक लेबर आवर यूज कर रहा है एंड हमारे पास लेबर आवर का रेट भी 2.8 है, सेम इज फॉर सी। उसके बाद हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी एंड ओवरहेड्स, जिससे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। Now let's move to the second part. ठीक है, this is the following data is now also available, matching quality control and setup cost, receiving and packaging cost। जो हमारे टोटल ओवरहेड्स थे उनको इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट दी हुई है। हमें टोटल ओवरहेड्स को पूल नहीं किया हुआ एक साथ, डिफरेंट डिफरेंट ओवरहेड्स अलग से गिवन है। ठीक है, तो ये सब हो गए मेरे कॉस्ट पूल्स। अब इनके लिए कॉस्ट ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस दीज पर्टिकुलर कॉस्ट, राइट। सबसे पहले हमारे पास है मशीनिंग कॉस्ट। मशीनिंग कॉस्ट जो है हमारी, वो इन्फ्लुएंस होगी हमारी नंबर ऑफ मशीन आवर्स से। मशीन आवर्स,
क्वालिटी कंट्रोल्स एंड सेटअप कॉस्ट जो है वो हमारी इन्फ्लुएंस होगी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन रन होंगे उतनी बार हमारी सेटअप कॉस्ट होगी। फिर रिसीविंग कॉस्ट जो है हमारी वो इन्फ्लुएंस होगी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिसीव से। फिर पैकेजिंग कॉस्ट है वो नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स से, जितने ज़्यादा कस्टमर ऑर्डर करेंगे उतनी हमारी पैकेजिंग कॉस्ट होगी। कॉस्ट ड्राइवर्स निकाल लिए सबके। अब थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी टू फाइंड आउट द टोटल ड्राइवर्स, कि हमारे टोटल ड्राइवर्स कितने हैं। अब यहाँ पर हमें पर यूनिट गिवन है कि पर यूनिट मैं 2 मशीन आवर्स यूज़ कर रही हूँ, तो टोटल मशीन आवर्स कितने हुए 40,000 फॉर ए, अगेन 50,000 फॉर बी, क्योंकि एक यूनिट के लिए 2 मशीन आवर्स हैं तो टोटल यूनिट्स 25,000 बन रही हैं, तो 50 हो गए। एंड फॉर सी इट्स गोइंग टू बी अगेन 4,000, 2 पर यूनिट है 2000 यूनिट्स बन रही हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे जो मशीन आवर्स हैं वो हो गए 94,000, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स लेबर आवर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि थे 67,000। अब आते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। तो टोटल ए के लिए 10 प्रोडक्शन रन हो रहे हैं, बी के लिए 13 हो रहे हैं और सी के लिए 2 हो रहे हैं, तो टोटल कितने हुए 25। नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसीट्स ए के लिए ये पर यूनिट नहीं होती, ये सब टोटल होती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन रन टोटल होता है, अगर ये पर यूनिट होता तो यहाँ पर ऐसे गिवन होता था दिस इज पर यूनिट, ओके। ये टोटल गिवन है हमारे पास। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिसीव्ड ए के लिए 10 है, बी के लिए 10 है, सी के लिए 2, सो 22 सॉरी। देन नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स ए के लिए 20 है, बी के लिए 20 है, सी के लिए 20 है, तो हो गए 60। अब टोटल ड्राइवर्स, अब हमारे पास ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, दिस वाज माय सेकंड स्टेप, दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप। नाउ माय फोर्थ स्टेप इज गोइंग टू बी फाइंडिंग द कॉस्ट पर ड्राइवर। फोर्थ स्टेप क्या है मेरा, कॉस्ट पर ड्राइवर। हमको क्या निकालनी है, दिस इज द टोटल कॉस्ट, हमको निकालनी है कॉस्ट पर ड्राइवर। सो मशीन आवर्स के लिए हमारे पास मशीनिंग कॉस्ट के लिए 55,000 की टोटल कॉस्ट है, टोटल मशीन आवर्स हैं हमारे पास 94,000, सो इट इज गोइंग टू बी $0.59 पर मशीन आवर। टोटल क्वालिटी कंट्रोल एंड सेटअप कॉस्ट जो है हमारी 90,000 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, बिकॉज दैट इज माई कॉस्ट ड्राइवर, तो डिवाइड बाय 25, 3600 पर प्रोडक्शन रन। देन रिसीविंग कॉस्ट हमारी जो टोटल है 30,000 है, इसका कॉस्ट ड्राइवर कंपोनेंट्स रिसीव्ड है, कंपोनेंट्स टोटल रिसीव्ड है 22, सो हमारी यहाँ पर कॉस्ट हो गई $1,363.6 पर कंपोनेंट्स रिसीव्ड। लास्ट जो है वो मेरी पैकेजिंग कॉस्ट है, टोटल पैकेजिंग कॉस्ट है 15,000, इसका ड्राइवर टोटल ड्राइवर है 60, सो इट्स गोइंग टू बी $250 पर ऑर्डर्स, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप इज एलोकेटिंग दीज ओवरहेड्स इनटू माय कॉस्ट पीरियड, ठीक है। सो दिस वाज यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब यहाँ पर हम ओवरहेड्स चेंज कर देंगे, लेट्स चेंज द ओवरहेड्स because direct cost is going to remain same, only overheads are going to be changed. Overheads में सबसे पहले हम लेंगे मशीनिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ मशीन आवर्स है 0.59 is पर मशीन आवर, तो ए के लिए हम 2 मशीन आवर यूज कर रहे हैं, तो 0.59 into 2 is 1.18, अगेन 2 and 2 for सी as well, ठीक है, सेम रहेगी सबके लिए। फिर हम आते हैं प्रोडक्शन रन्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन है 3600, ठीक है, 3600 इज पर प्रोडक्शन रन, तो मतलब
हमारी ए को जो कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए टोटल वो होगी 3600 इंटू 10 बिकॉज हमारे टोटल प्रोडक्शन रन 10 है राइट 36,000. सिमिलरली बी को होनी चाहिए 3600 इंटू 13 48,800 एंड सी को होनी चाहिए 3600 इंटू 2 7200. ये हो गई टोटल कॉस्ट एलोकेट. ठीक है, टोटल कॉस्ट एलोकेट हो गई है. अब इसको हम पर यूनिट निकालेंगे. 36,000 डिवाइडेड बाय 20,000 क्योंकि हम 20,000 यूनिट्स बना रहे हैं 1.8 अगेन 46,800 डिवाइडेड बाय 25,000 ये टोटल कॉस्ट है और हम 25,000 यूनिट्स बना रहे हैं 1.87 अगेन 7,200 डिवाइडेड बाय 2,000 3.6. नेक्स्ट हम आएंगे रिसीविंग कॉस्ट पे. टोटल रिसीविंग कॉस्ट जो है हमारी 1363.6 पर कंपोनेंट रिसीव्ड है. तो ए के लिए हम टोटल 10 कंपोनेंट्स रिसीव कर रहे हैं. तो ए के लिए कॉस्ट हुई 13,636, बी के लिए भी 13,636 एंड सी के लिए हुई 1363.6 इंटू 2 2727. ओके, so total is 2728. so total is same again 30,000. अब टोटल निकाल लिया हमने. ए के लिए टोटल कॉस्ट है 13,636 डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं 0.68 again 0.68 because for B it's going to be 13,636 divided by 25,000 0.54. For C it's going to be 2728 divided by 2,000 1.36. लास्ट जो हमारी है पैकिंग कॉस्ट. टोटल कॉस्ट निकालेंगे पहले. तो हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर की ऑर्डर हमारा ड्राइविंग फैक्टर है 250 है. तो ए के लिए टोटल ऑर्डर्स हैं 20 सो 5,000 5,000 एंड 5,000 फॉर ऑल ए बी एंड सी. 5,000 टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 20,000. सो हमारी टोटल कॉस्ट एलोकेट हो गई 0.25 यहाँ पर फॉर ए. देन 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 0.2 allocate हो गई for B and for C it's going to be 5,000 divided by 2,000 so हो गई 2.5. ये मेरे ओवरहेड्स allocate हो गए. अब हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस. सेम सेलिंग प्राइस माइनस ऑल दी कॉस्ट 20 minus 5 minus 10 minus 1.18 minus 1.8 minus 0.68 minus 0.25. I have a profit of 1.09. Let's look at B. 20 minus 10 minus 5 minus 1.18 minus 1.87 minus 0.54 minus 0.2. So for B my profit is 1.21. C के लिए देखते हैं 20 minus 10 minus 5 minus 1.18 0.18 minus 3.6 minus 1.36 minus 0.5. So here I have a loss of 3.64. ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट सी में लॉस हो रहा है एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट ए में लॉस हो रहा था.
राइट। नाउ ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा था कि हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कम वॉल्यूम पे ज़्यादा कम ओवरहेड्स एलोकेट करते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम पे ज़्यादा ओवरहेड्स एलोकेट करते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पर हमने कम वॉल्यूम प्रोड्यूस की है, कॉस्ट तो हमारी सेम ही आई ना, चाहे कम वॉल्यूम प्रोड्यूस करो या ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करो, राइट। बट एलोकेट पर यूनिट वो कॉस्ट फिर ज़्यादा होती है बिकॉज हम कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। किसी भी चीज़ को आपने एलोकेट करना है, ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा क्वांटिटी होगी एलोकेट करने के लिए तो वो कम होगी पर यूनिट, राइट। कम होगी तो वो ज़्यादा cost allocated होगी per unit. Same is with the low quantity, low volume units being produced, low volume products being produced. So activity based costing में proper drivers के हिसाब से हम cost allocate करते हैं, ठीक है। So अब यहाँ पर we have done second part also. अब हम देखते हैं कि what factors should be considered when comparing the results. See, comparing the results जब हम compare कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी वॉल्यूम क्या है, प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है। प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से हम ओवरहेड्स एलोकेट करेंगे। उसके बाद वी गोइंग टू लुक एट व्हाट आर द ड्राइवर्स दैट आर ड्राइविंग द कॉस्ट। खाली लेबर आवर के बेसिस पे अगर हम अपने ओवरहेड्स एलोकेट करते हैं, दैट विल नॉट शो अ प्रॉपर absorption basis because सिर्फ लेबर आवर्स आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ऑल द कॉस्ट, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, राइट। दिस इज आवर एक्टिविटी वन, ये हमारी एक्टिविटी वन है। अब हम बढ़ते हैं आगे। Cost driver analysis. Up today's complex business environment means that costs are incurred because cost drivers occur at different levels. So there are four categories of activities and the related costs. आपके लिए cost driver easy हो जाए इसलिए आप simplified it, ठीक है। For unit, there are four categories of activities and their related cost. For unit, the type of cost is direct. So cost drivers is unit produced. अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती रहती है डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल एंड लेबर, राइट। अब अगर हम बैच में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो टाइप ऑफ कॉस्ट वुड बी सेटअप, प्रोडक्शन सेटअप, बिकॉज हर बैच के लिए हम दोबारा से प्रोडक्शन सेटअप करेंगे, राइट। इंस्पेक्शन कॉस्ट, हर बैच को हम इंस्पेक्ट करेंगे। कॉस्ट ड्राइवर होंगे बैचेस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। different products are being produced. For example, एक different type की shirts बन रही है, एक different type की shoes बन रहे हैं, different products. So the type of cost for them is going to be research and development or marketing. Cost drivers जो होंगे हमारे products produce, different type of products produce, and facility sustaining जो हमारी depreciation या rent होगी, हमारी indirect cost है. The cost drivers are going to be, there are no particular cost drivers for it. Usually it will be based upon labor hours or machine. For depreciation हमारे पास machine hours होंगे. For rent it will be based upon square feet used for a particular product. Okay. Now the difference between unit cost and a traditional absorption costing and ABC depends upon the proportion of overheads in each category. If most overheads are unit level or facility sustaining, the cost will be similar. If overheads are batch or product sustaining cost, the result will be cost per unit will be very different. क्योंकि absorption costing में सिर्फ unit के basis पे या labor hour के basis पे allocate कर रहे हैं, हमारी batch की cost या फिर हमारी different product की cost हम consider नहीं करते कि वो किस basis पे allocate होगी, उसको भी हम labor hour के basis पे allocate कर देते हैं, which is not correct. हमको हमेशा cost को उनके driving factor के basis पे allocate करना चाहिए. Moving towards the implications of ABC. अब कब कब हम ABC कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं? पहला सिनेरियो होगा जहाँ पे हमारे ओवरहेड हमारी टोटल कॉस्ट का हाई प्रपोर्शन है, क्योंकि हम अगर हमारे ओवरहेड्स हमारी टोटल कॉस्ट में ज़्यादा हैं तो वी शुड एलोकेट आवर ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्राइवर्स, उनके ड्राइविंग फैक्टर्स के बेसिस पे करना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज अ होल डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट रेंज. सेकेंड सिनेरियो है जब हम डिफरेंट डाइवर्सिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि हम एक टाइप या दो टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वी हैव अ लॉट ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है. थर्ड सिनेरियो इज गोइंग टू बी व्हेन द कंजम्पशन और व्हेन द ओवरहेड्स आर नॉट रिलेटेड टू वॉल्यूम. जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो वॉल्यूम से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, रादर देन वो डिफरेंट एक्टिविटीज या डिफरेंट ड्राइविंग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. नेक्स्ट इज लास्ट सिनेरियो होगा वहाँ पे जब different when there are considerable differences in use of resources by the product. When
the products produced are moving forward. Moving forward towards benefits and criticism of ABC. Benefits ये हैं कि it will help the business to allocate more properly overheads. It will help the business to allocate overheads more properly. ठीक है कि वो बहुत अच्छे तरीके से ड्राइविंग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने ओवरहेड्स को एलोकेट कर सकेंगे. सो इट लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स. ठीक है. नेक्स्ट से कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन बाय एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स. हम देख पाएंगे कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या किस पर्टिकुलर यूनिट में हमने कितनी एक्चुअल में ओवरहेड इनकर किया है. ठीक है. बेस्ड अपॉन द ड्राइविंग फैक्टर. सो इट विल बी ईजियर फॉर बिजनेस कि वो उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें क्योंकि हमें एक रिलायबल एस्टिमेट मिलेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, तो वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे. सेकेंड, बेटर कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन यूज टू असिस्ट प्राइसिंग डिसीजंस. अब हमारे ओवरहेड्स जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से मोर प्रॉपर एलोकेट होते हैं. ऑब्वियसली अगर प्रॉपरली बहुत रिलायबली एलोकेट होते हैं तो हमारे पास बेटर कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जिससे हम मोर एक्यूरेट प्राइसेस सेट कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू हैव अ मोर रिलायबल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्योंकि अगर हम कॉस्ट ढंग से एलोकेट नहीं कर पाएंगे तो हमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चल पाएगी ढंग से, एज जो हमने अभी देखा इन द प्रीवियस एक्टिविटी कि कैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे मेरे प्रोडक्ट ए में लॉस आ रहा था बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे प्रोडक्ट सी में लॉस आ रहा था. राइट. सो इट लीड्स टू मोर रिलायबल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. ठीक है. एंड अ मोर रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. हमें एक मोर रियलिस्टिक अगेन अप्रोच डेटा देती है ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट जो कि हम हमारे मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में यूज कर सकते हैं. ऑल्सो रीएनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन बेस्ड अपॉन अब जिस प्रोडक्ट में या जिस यूनिट में या जिस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हमें लॉस आ रहा है हमें वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी. राइट. और लॉस मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. उसके बेसिस पे हम प्रॉपरली ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाते रहना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए या फिर कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना चाहिए. ठीक है. क्रिटिसिज्म है कि दिस इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि हमको हर चीज़ का कॉस्ट ड्राइवर ढूंढना पड़ता है, फिर उसके लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. ओके. सेकेंड थिंग इज कि हर डिफरेंट ओवरहेड का कॉस्ट ड्राइवर ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट. कुछ ऐसी ओवरहेड्स भी हो सकती हैं जिसकी शायद कोई ओवरहेड की कॉस्ट ड्राइवर ना मिल पाए. ठीक है. प्लस कॉस्ट ड्राइवर्स आर रियली सब्जेक्टिव. Next, it is time consuming. It will be of limited benefit if overheads are primarily volume based or labor hour based, and if overheads also are very small proportion of total cost. अगर हमारे जो overheads हैं वो पूरी total cost के छोटा सा part है, so activity based costing is going to lead to more cost rather than generating benefit. ये हमारे लिए ज़्यादा cost incur करेंगे, benefits कम generate करेंगे. ठीक है. And complex situations may have multiple cost drivers and some arbitrary apportionment may still exist. जैसे कि हमारी डेप्रिसिएशन को हम मशीन आवर्स के बेसिस पे करेंगे, जैसे हमने हमारी सुपरवाइजर सैलरी को फिर हम लेबर आवर्स के बेसिस पे करेंगे. सो कुछ कुछ ऐसे ओवरहेड्स हैं जिसको स्टिल हम आर्बिट्ररी अपॉर्शनमेंट के बेसिस पे एलोकेट करेंगे. सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिर्फ वहाँ पर यूजफुल है, पहली चीज़ जहाँ पे हमारी ओवरहेड्स लार्ज प्रोपोर्शन है हमारी टोटल कॉस्ट का. सेकेंड, जहाँ पर आप एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है. और हम चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ. ऑलराइट, लेट्स मूव टू एक्टिविटी 2 नाउ. हियर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है. वी हैव टू टेल कौन सी सही है कौन सी गलत है. ठीक है. फर्स्ट वन इज implementation of ABC is unlikely to be cost effective when variable production costs are low proportion of total production cost. तो अब अगर हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि कॉस्ट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और हमारी डायरेक्ट कॉस्ट जो कि हमारी मटीरियल एंड लेबर कॉस्ट होगी, इफ दैट इज लो प्रोपोर्शन, इसका मतलब जो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है यानी कि जो मेरे ओवरहेड्स हैं दैट इज ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन और हाई प्रोपोर्शन. राइट.
एंड अगर मेरे ओवरहेड्स लार्ज प्रोपोर्शन है देन ABC इज लाइकली टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हमने अभी पढ़ा दैट ABC इज मोर यूजफुल जब हमारी ओवरहेड्स आर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. फर्स्ट वन इज रॉन्ग. सेकेंड इज द कॉस्ट ड्राइवर फॉर मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट इज लाइकली टू बी द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. जितने ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे उतनी बार हम उनको डिस्पैच करेंगे, राइट. उतनी बार हम अपने वेयर हाउस से ऑर्डर्स को डिस्पैच करेंगे, राइट. उतनी बार हमारी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट और डिस्पैच कॉस्ट इनकर होगी. सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ओनली 2 इज द आंसर. ठीक है, अब हम चलते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ. एक्टिविटी 3 में हमें देखना है कि हमारी पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या है. सो नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, सिंपल एज दैट. मशीन सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स, राइट. मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ मशीन आवर्स. जितने ज़्यादा हमारे मशीन आवर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट एलोकेट होगी, राइट. मटीरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट हमने भी पढ़ा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, राइट, कि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे उतनी बार हम उन ऑर्डर्स को डिस्पैच करेंगे, उतनी बार हम उनको वेयर हाउस से डिस्पैच करेंगे. तो दोनों कॉस्ट तभी इनकर होंगी, मटीरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट तभी इनकर होगी जितने ज़्यादा हम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन. क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन की, हर प्रोडक्शन रन के बाद हम क्वालिटी इंस्पेक्ट करेंगे ऑफ दैट बैच दैट इज बीइंग प्रोड्यूस, कि जो बैच प्रोड्यूस हुआ है उसकी क्वालिटी इंस्पेक्ट करेंगे आफ्टर एवरी प्रोडक्शन रन, राइट. तो these are the cost drivers for the costs above. Alright, so that is it for the activity based costing, जिसमें हमने सबसे पहले हमारे ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड्स पढ़े. ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड्स को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मेथड से कंपेयर किया एंड हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, इन दोनों में ब्रॉडली एक डिफरेंस है कि हम ओवरहेड्स कैसे एलोकेट करते हैं, और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि जहाँ पर हमने वॉल्यूम ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं वहाँ पे ओवरहेड ज़्यादा एलोकेट होता है, जहाँ पे हमने वॉल्यूम्स कम प्रोड्यूस किए वहाँ पे ओवरहेड्स कम एलोकेट होता है, राइट. बट हमने ये सीखा कि चाहे आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करो चाहे आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करो, नंबर ऑफ द ओवरहेड्स आर इनकर्ड, जो ओवरहेड्स इनकर हुए हैं वो तो सेम ही रहेंगे, राइट. नंबर ऑफ प्रोडक्शन, अब चाहे आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करो चाहे आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, मुझे तो प्रोडक्शन सेटअप करना पड़ेगा ना, है ना. सो प्रोडक्शन सेटअप की कॉस्ट दोनों सिनेरियोज में सेम रहेगी, चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो चाहे आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करो. बट जो मान लो हमारी प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट है 1000, एक जगह अपन 100 बना रहे हैं यूनिट्स, एक जगह हम 10 यूनिट्स बना रहे हैं. 10 यूनिट्स वाले में जो मेरी कॉस्ट पर यूनिट एलोकेट होगी वो 100 होगी, और जो हमारी 100 यूनिट्स में एलोकेट होगी वो होगी 10 पर यूनिट. यही डिफरेंस होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कि हम प्रॉपरली ओवरहेड्स को एलोकेट कर पाते हैं, वेराज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, ओवर एलोकेट हो जाती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स पे, अंडर एलोकेट हो जाती है लो वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड पे. ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ऑलराइट देन, बाय बाय गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.